खंड त्रिज्य खंड का विक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। देखो प्रश्न कहना क्या चाहता है एक्चुअल में, कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड, जैसे एक अगर मैं वृत्त बना लेता हूँ और ये केंद्र है और ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का अगर मैं यहाँ पे त्रिज्या काटूं, त्रिज्य खंड बनाऊं, ये 4-4 सेंटीमीटर का है, तो यह आपका जो है लघु त्रिज्य खंड हो गया, ये छोटा वाला, और ये बाहर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है बाहर वाला का, ठीक है। तो इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। तो बाहर वाला का हमें पूछा है। तो एग्जाम में कैसे आपको लिखना है वो तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में। देखो एग्जाम में कैसे कॉपी में लिखोगे उसका तरीका सीखो, क्योंकि कॉपी में लिख के दिखाना है। लिखोगे पहले बात की वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हमको इसमें चीज दिया है वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या लिखोगे। और वृत्त की त्रिज्या जिसे हम लोग आर कहते हैं, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला हुआ है इसमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है। यहाँ तो हो गया। फिर बोला है कि 30 अंश का कोण बनाता है। लिखेंगे कि त्रिज्य खंड, क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड द्वारा, त्रिखंड द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर देखो कितना इसको कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो त्रिखंड द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कितना अंश है, 30 अंश। 30 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो ओ ए बी जो लघु त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो छोटा वाला आपको दिखा रहा है लघु त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड ओ ए बी का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों की थीटा बटे 360 और क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे निकलेगा। तो जब हम लोग फार्मूला पे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के बदले हम लोग क्या रखेंगे, 30 अंश, और बटे में हो गया आपका 360, इधर पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। त्रिज्या 4 था तो 4 × 4 लिखा जाएगा, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटाओगे तो 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 12 बार में कटेगा। इसको घटाओगे तो 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 22 चौक 88 और नीचे 7 त्रिके 21, तो 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, हमें क्या चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये आपका टोटल वृत्त है। अगर पूरे के पूरे वृत्त में से अगर ये छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बाहर वाला आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का यहाँ पे क्षेत्रफल दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को पूरा, हाँ अब दिख रहा होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 88 बटे कितना था, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि यहाँ पे पाई को पाई रहने दो, पाई को हमने पाई रख दिया। त्रिज्या था 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो और माइनस 88/21 ऐसे छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको करोगे तो 4 चौको 16, ये हो जाएगा आपका 16 पाई, और माइनस के यहाँ पे 88 बटे कितना था, 88 बटे कितना था, 21, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सिंपल क्या लिखोगे, 16 अब पाई का मान 22/7 और माइनस 88/21। तो अब गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो 16 दूनी के 32 को 2 हाथ से लगा कितना 3, फिर 16 दूनी के 32 और 32 3 35, 352
बटे 7 और माइनस 88 बटे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये होगा। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारों से एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21, 3 बार गया और 3 को गुणा करके होते 3 दूनी के 6 और 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1056 माइनस इधर हो जाएगा 88। जब घटाओगे तो 8 में से 8 गया तो 16, यहाँ बच जाएगा 4 देगा 80 तो 14, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 6 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 9, 968 बटे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोगों को पूरा का पूरा? चलो इसको हटाता हूँ, साइड करता हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब आगे मेरे प्यारों से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में, फिर कह रहा है कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं क्या तरीका है एग्जाम में, कैसे इसको हल करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे हल सोल्यूशन इसका। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे, यहाँ पे आपको धारा की चाल मालूम नहीं है, ठीक है, कि धारा की चाल क्या है। तो जो नहीं मालूम होता उसको मानना पड़ता है। तो आप सबसे पहले हेडिंग यही डालोगे कि धारा की चाल। पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि जो चीज मालूम नहीं रहता उसको x ही मानना पड़ता है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ये आपने पहली पहली लाइन यही लिखोगे, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला है कि एक मोटर बोट स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। अब अगले हेडिंग क्या रहेगी आपकी? धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। क्या लगाएंगे हम लोग? धारा के प्रतिकूल। आपको ये लिखना पड़ेगा तभी 6 नंबर मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने। धारा के प्रतिकूल मोटर बोट, ठीक है, मोटर बोट की चाल। तो मोटर बोट की चाल, देखो चाल जो होती है घट जाती है जब प्रतिकूल की बात आती है। तो 24 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, 24 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल कम होती है, ठीक है। अगर धारा ही तेज रह जाएगा तो नाव को तो उड़ा के लेके चला जाएगा। नाव की चाल अधिक होती है इसलिए उसमें धारा की चाल घटती है। तो 24 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। फिर आप धारा के प्रतिकूल था ना, धारा के अनुकूल लगाएंगे। फिर लिखेंगे अगली हेडिंग कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। इस तरह लिख लीजिएगा बराबर। जब अनुकूल की बात आए तो जुट जाता है। तो 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालें आपस में क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों? जुड़ जाएंगी। यहां तक आपको समझ में आ गया? दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं अनुकूल में। अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों कि 32 किलोमीटर दूरी तय करता है। 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी जाता है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जाता है, बस समय 1 घंटा कम उसको लगता है। तो पहले हम लिखेंगे कि 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 32 और चाल कितना है? तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना है? 24 माइनस एक्स। तो 24 माइनस एक्स घंटा, क्योंकि समय निकल रहा है। इसके बाद हम लोग फिर अगली हेडिंग वही डालेंगे, 32 किलोमीटर धारा के अब अनुकूल, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होगा? वही दूरी बटे चाल। तो दूरी तो सेम उतना है 32, लेकिन चाल क्या है? अनुकूल। तो अनुकूल में चाल क्या है? 24 प्लस एक्स। तो 24 प्लस एक्स मतलब इतना घंटा लग जाएगा समय उसको, ठीक है। फिर एक चीज बोला था कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे? कि दिया है, क्या दिया